नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आपदा प्रबंधन पढ़ाने जा रहा हूं। यह JPSC का एक हॉट टॉपिक है और यहां से पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों में प्रश्न रहने वाले हैं। पेपर 2 में 5 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर 2 में 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को रिजल्ट तक ले जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात और, हो सकता है दोस्तों 17 मार्च का जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को ना होके कुछ आगे बढ़ने वाला है। तो इसलिए फिर भी आप लोग 17 मार्च का डेट ही फाइनल रख के तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि समय बढ़ेगा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले आपदा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो आपदा अचानक होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना है जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक पैमाने पर भौतिक क्षति व जान माल का नुकसान होता है। यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्रियाकलापों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। यही आपदा कहलाती है। आपदा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मेरा लिखित वाला। लेकिन अगर इसको सिंपल भाषा में हम लोग कहेंगे तो आपदा ऐसी अचानक घटने वाली घटना है जिससे जान माल की हानि होती है, उसे ही आपदा कहते हैं। आपदा कोई टाइम पीरियड में नहीं आता है, ये अचानक घटने वाली, जैसे अचानक कहीं आग लग गया, ये घटना है। अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया, अचानक कहीं बादल फट गया, अचानक कहीं किसी गैस का रिसाव हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब जो घटना जो अचानक घट रहा है और उससे सभी चीज़ों में नुकसान होता है, चाहे वह जान की, माल की या फिर पर्यावरण की, इन सारे चीज़ों की जो जिसमें क्या होती है, क्षति होती है, उसे ही आपदा कहते हैं। ठीक है, चलिए आपदा को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? तो प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा, जिससे प्राकृतिक चीज़ों से जो आपदाएं आती है उसे प्राकृतिक आपदा, और मानव जनित आपदा उसे कहते हैं जो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा जो होती है, जो आपदा आती है हमारे समाज में, उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में इन्हीं आपदा को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। अब कौन कौन सा श्रेणी है? तो सबसे पहला हम लोग श्रेणी देख रहे हैं भूमि संबंधी आपदा। तो भूमि संबंधी आपदा में भूस्खलन है, भूकंप है, बांध का टूटना है एवं खदान में आग लगना जैसी घटना जो होती है उसे हम लोग भूमि संबंधी आपदा से क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरा जैविक आपदा, जैविक संबंधी आपदा, जैसे महामारियां जो फैल जाती है, यह जैविक आपदा का एक उदाहरण है। दूसरा कीटों का हमला, जो कीटों का हमला जो होता है, अभी देखा जाए 2-4 साल पहले पाकिस्तान और हमारा जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसे राजस्थान, गुजरात वगैरह का जो इलाका है, वहाँ पे टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो कीटों का आक्रमण को हम लोग क्या करते हैं, जैविक संबंधी आपदा में शामिल करते हैं। पशुओं की महामारियां और जहरीली भोजन, इन सभी को हम लोग जैविक आपदा में शामिल करते हैं। इसी तरह दुर्घटना संबंधी आपदा। तो दुर्घटना संबंधी आपदा क्या होता है? जंगलों में आग लगना, ये एक दुर्घटना है। शहरों में आग लगना, यह भी एक दुर्घटना है। खदानों में आग लगना, क्योंकि खदान में तो श्रमिक काम करते रहते हैं और अचानक कभी न कभी क्या होता है, आग लग जाता है। जैसे 1880 से अगर हम लोग देखेंगे तो 1880 के दशक से हमारा जो झरिया वाला जो खदान है और रामगढ़ का जो खदान है, वहाँ पे क्या है, आग लगा हुआ है खदान में। तो ये सब क्या है, दुर्घटना संबंधी है, क्योंकि ये दुर्घटना हुआ है। तेल का रिसाव, जैसे तेल जा रहा है टैंक पे और अचानक समुद्र पे क्या होता है, रिसाव हो जाता है।
परमाणु विस्फोट, परमाणु जैसे वहाँ पे परमाणु बम बनाया जाता है या रखा जाता है, अचानक वहाँ पे विस्फोट हो जाए, तो ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्घटना संबंधी आपदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जलवायु संबंधी आपदा। तो जलवायु संबंधी आपदा में जो जलवायु के परिवर्तन होने के दौरान जो आपदा आती है उसे जलवायु परिवर्तन, जलवायु संबंधी आपदा कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ही अभी सूखा देखने को मिलता है, चक्रवात की बारंबारता होती है, बवंडर और तूफान आता है। बवंडर एक प्रकार का तूफान ही है, ठीक है। ओलावृष्टि, ओलावृष्टि होता है, ओलावृष्टि से पड़ने से क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। बादल का फटना, जैसे 2 साल पहले हमारे उत्तराखंड में बादल फटा था, ठीक है। तो बादल फटना, लू का चलना और शीतलहर का चलना और हिमस्खलन, ये सभी को जलवायु संबंधी आपदा में रखते हैं। अब देखिए हिमस्खलन को हम लोग कहाँ पे एक रखे थे, भूस्खलन को हम लोग रखे थे उसमें भूमि संबंधी में, लेकिन यहाँ पे हिम बोले तो बादल, हिम बोले तो बर्फ, और बर्फ का जो स्खलन है, बर्फ से जो टूट के वहाँ पे जो धंसता है, तो उसी को हम लोग हिमस्खलन कहते हैं, और यह मेरा जलवायु संबंधी आपदा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक संबंधी आपदा। रासायनिक गैसों का रिसाव और परमाणु बम का गिरना, ये सारे को हम लोग रासायनिक संबंधी आपदा के अंतर्गत रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत में आपदा की स्थिति। अब भारत में आपदा की क्या स्थिति है उसके बारे में। भारत के लगभग 60% भूभाग, ठीक है, कितने परसेंट भूभाग, 60% भूभाग में विभिन्न तीव्रता के भूकंप का खतरा, ठीक है, यहाँ पे र कर लीजिएगा, ठीक है, भूकंप का खतरा बना रहता है, तथा 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में बारंबार बाढ़ आती है। इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। 60% भूभाग में क्या होता है, विभिन्न तीव्रता के भूकंप आता है, और 40 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, बाढ़ की बारंबारता होती है, अर्थात बार बार बाढ़ की प्रकोप देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में कुल 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा, कितने किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा, अर्थात तो तटों के किनारे जो समुद्र है, समुद्र के किनारे वाले को तट कहा जाता है, और उस तट रेखा में चक्रवात का खतरा बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत में कुल खेती योग्य भूमि का लगभग 68% भाग, जितना भी भूमि होता है उस जितना भी परसेंट कृषि का भाग है उसका 100% मान के उस 100 में से 68% भाग पर क्या होता है, सूखे के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। मीन्स कि 68% क्षेत्र ऐसा है जहां सूखा का प्रकोप बार बार देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पूर्वी व पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में सुनामी का संकट हमेशा बना रहता है। अब देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों घाटों में, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी की जो संकट है वो हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी व पश्चिमी घाट तथा हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, जैसे हिमालय से जो सटा हुआ भारतीय राज्य है उन सभी में, साथ ही साथ पूर्वी और पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र है उन सभी में भूस्खलन की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राजस्थान, गुजरात समेत उत्तरी भारत में टिड्डियों का आक्रमण समय समय पे होता रहता है। हम लोग हमेशा से जानते हैं कि राजस्थान जो है, गुजरात है, और उत्तरी भारत के जो जैसे मेरा क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे ज़िलों में टिड्डियों का आक्रमण देखने को मिलता है, और कुछ साल पहले ऐसा हम लोग देख भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड की प्रमुख आपदाएं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ से 2-3 पॉइंट बस आपको ऊपर वाले को याद रखना था, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, यहीं से क्वेश्चन बार बार जेपीएससी में पूछा जाता है। तो झारखंड की प्रमुख आपदाओं में पहला आपदा हम लोग देखते हैं भूकंप के बारे में, ठीक है। भूकंप के बारे में, तो भूकंप क्या है, तो भूकंप जो है पृथ्वी का फटना ही, पृथ्वी के हलचल के दौरान पृथ्वी का एक जगह से दूसरे जगह खिसक जाना ही हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो भूकंप की दृष्टि से झारखंड राज्य को न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, मीन्स कि न्यून जोखिम मतलब कि ना के बराबर भूकंप वाले क्षेत्रों में पूरे झारखंड को रखा गया है। भूकंप, नेक्स्ट पॉइंट, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को 3 जोन में, कौन कौन सा, 2, 3 एवं 4 में रखा गया है। जोन टोटल भारत में 5 जोन बनाया गया है, उसमें से 3 जोन झारखंड में पड़ता है। ठीक है, 2, 3 और 4 जोन पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये 3 जोन में बांटा गया है। 3 जोन में कौन कौन से जिले झारखंड के आते हैं और कितने जिले हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं जोन नंबर 2। तो जोन नंबर 2 में 7 जिला है। ठीक है, 7 जिला है। उसमें देखिए ये 7 जिला जो है ये मेरा क्या है, रांची है, लोहरदगा है, खूंटी है, गुमला है। ये मेरा दक्षिणी छोटा नागपुर का 4 जिला हो गया, रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला। आप लोग प्रमंडल याद करके अगर देखिएगा ना तो ये सब आसानी से याद होगा। यहीं से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। 6ठा जेपीएससी देखिएगा यहीं से क्वेश्चन था, 7वां जेपीएससी में भी यहीं से क्वेश्चन था। तो इस तरह से इसको जिला याद रखने का। दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल 5 जिला, उसमें से 4 जिला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, रांची, लोहरदगा, खूंटी और गुमला। इसी के साथ कोल्हान वाला क्षेत्र में देख लेंगे तो कोल्हान में 3 होता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, लेकिन यहाँ पे 2 ही है। इसमें से भी एक क्षेत्र छूट गया है। तो इस तरह से 3, 4 और 2, 6 हो गया। और रामगढ़ एक क्षेत्र है जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र का है। ठीक है, तो इस तरह से याद आप लोगों को भी हो गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर का 4 जिला, कोल्हान का 2 जिला और उत्तरी छोटा नागपुर का 1 जिला, कुल मिला के ये 7 जिले हो गए। अब इन 7 जिले में जो रामगढ़ है वहाँ सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। मीन्स कि ये जोन 2 जो है वहाँ पे भूकंप का सबसे कम प्रकोप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जोन नंबर 4। तो जोन नंबर 4 में टोटल 2 जिले हैं और वो 2 जिले कौन सा है, तो वो 2 जिले जो है मेरा संथाल परगना का जिला है। और ये कौन सा जिला है, गोड्डा का उत्तरी क्षेत्र एवं साहेबगंज का उत्तरी क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप का प्रवृत्ति देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूकंप का जोन जो है वो 3 जोन, और 3 जोन में टोटल 15 जिले आते हैं। अब इन 15 जिलों में कौन कौन सा है, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, पलामू प्रमंडल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में चतरा है, हजारीबाग है, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है, कोडरमा है। देखिए यहाँ से कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया मेरा, किससे, उत्तरी छोटा नागपुर से। यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, 6 हो गया। तो 6 और 3 9 हो गया मेरा 2 ही प्रमंडल से। अब हम लोग संथाल परगना का प्रमंडल देखते हैं। तो देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। ठीक है, तो इन सारे क्षेत्रों पे अब यहाँ पे देखिए 3 प्रमंडल मिला के ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 जिला हो रहा है। यहाँ पे देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर का 1 भी नहीं है और कोल्हान का 1 भी नहीं है, क्योंकि उन सब को हम लोग वहाँ शामिल कर लिए थे। तो इस तरह से यहाँ पे 15 जिला होता है जो भूकंप का जोन नंबर 3 में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरायकेला व सिमडेगा, ऐसा 2 जिला है जो भूकंप से प्रभावित नहीं है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आपदा जो है वह बाढ़ है। अब बाढ़ के बारे में क्या कहा जा रहा है, झारखंड राज्य के 11 या 13 जिले, ठीक है, कहीं कहीं पे 11 देता है, कहीं पे 13 देता है, लेकिन अगर डेटा देखा जाए ओरिजिनल में कौन सा होगा, तो 13 जिला जो होगा वह सही होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि काउंट कीजिएगा तो 13 जिला हो जाता है। तो 13 जिले बाढ़ की समस्या से प्रभावित है, जिनमें से कौन कौन है, साहेबगंज है, गोड्डा है, पाकुड़ है, दुमका है, देवघर है। ये देखिए ये सभी अब मेरा कहाँ का हो गया, संथाल परगना का हो गया। उसके बाद हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर का देखते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर में धनबाद है, हजारीबाग है। ठीक है, ये 2 क्षेत्र मिल गया, 2 जिला मिल गया। साथ ही साथ पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम है, कोल्हान का 2 जिला यहाँ पे मिलता है जहाँ पे बाढ़ आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा से जल स्तर में वृद्धि है। मानसून वर्षा जब होती है तो नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है और वही मेरा बाढ़ का क्या होता है, रूप धारण कर लेता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और इन दोनों नदी ये जो कहाँ पे है, ये दोनों सोन और उत्तरी कोयल, तो झारखंड के अगर देखा जाए तो झारखंड के उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी जिला में, ठीक है, पश्चिमी जिला में जहाँ पे पलामू प्रमंडल होता है, तो ठीक है, तो पलामू प्रमंडल जिले में है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ सोन और उत्तरी कोयल से जो नदी है वहाँ से बाढ़ किस प्रमंडल में आती है? तो पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में कौन सा राज्य जिला आता है? तो 3 जिला है, पलामू है, लातेहार है और गढ़वा है, ठीक है। तो ये 3 जिलों में क्या होता है? सोन और उत्तरी कोयल नदी से बाढ़ आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राज्य का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। राज्य का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र बोले तो संथाल परगना का क्षेत्र है। अब संथाल परगना क्षेत्र जो है वह बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जो गंगा के अपवाह क्षेत्र में आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी हमारे साहेबगंज जिले से क्या होती है? गुजरती है। अब यहाँ पे जब गंगा नदी में जो बाढ़ आती है तो वहाँ से उसका प्रकोप हम लोग को साहेबगंज तक भुगतना पड़ता है। इसलिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में बाढ़ की बारंबारता गंगा नदी के कारण देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं झारखंड व जमशेदपुर, दो ऐसे क्षेत्र है, दो ऐसे नगर है जहाँ पे नगरीय जल स्तर में वृद्धि होने के कारण, क्योंकि मानसूनी वर्षा आता है और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है उन सभी के कारण जो नाला में कुछ कचरा वगैरह आ जाता है, जिसके कारण पानी बह नहीं पाता है और पानी का जल स्तर बढ़ने लगता है और ये बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देती है नगरों में। इसीलिए इन दोनों में बाढ़ की स्थिति आती है जल भराव के कारण। चलिए नेक्स्ट आपदा देखते हैं हम लोग सूखा। 3rd नंबर के सूखा देखते हैं। सूखे की समस्या झारखंड में प्रमुख रूप से है। सूखे की समस्या अगर देखा जाए तो झारखंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होती है, सामान्य से 25% कम वर्षा, अर्थात वर्षा कितनी हो रही है? तो वर्षा हो रही है 75%, और इसे हम लोग सामान्य सूखा कहेंगे। जहाँ पे वर्षा 75% हो रही है उसे सामान्य सूखा कहेंगे। नेक्स्ट 25 से 50% तक कम वर्षा होने पर मध्यम सूखा, अर्थात 50 से 75% तक वर्षा जहाँ पे होती है उसको हम लोग मध्यम सूखा वाले क्षेत्र में शामिल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा, अर्थात 50% से कम वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग गंभीर सूखा की स्थिति को जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2010 में राज्य के सभी 24 जिले, झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? तो 24 जिले, और इन सभी 24 जिलों में क्या हुआ था? सूखा से प्रभावित हुआ था, मतलब सूखा का प्रकोप देखने को मिला था। इस वर्ष 47% तक कम वर्षा हुई थी, मतलब कि 50% से, मतलब कि सोचिए कि 47% से भी कम वर्षा हुई थी, जिस कारण 10 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती नहीं हो पाई थी। जितना होता था उससे 10 लाख कम हेक्टेयर भूमि पे धान की खेती नहीं हुई थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक सूखा से प्रभावित जिला, झारखंड का सर्वाधिक सूखा से प्रभावित जिला कौन सा है? पलामू जिला है। पलामू में पिछले 22 वर्षों से वर्षा की मात्रा में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है, ठीक है। 22 वर्षों से लगातार वर्षा के प्रतिशत में क्या हो रहा है? गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपदा है वह है तड़ित। तड़ित को लाइटनिंग कहते हैं, और इस तड़ित को हम लोग क्या, अगर आपसी भाषा में अगर इस तड़ित की बात करें तो तड़ित को हम लोग आपसी भाषा में मतलब अपने झारखंडी भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं? बजर पड़ना, ठीक है, बजर पड़ना अर्थात तड़ित झांझा। चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। तड़ित झारखंड की, तड़ित जो है वह झारखंड की एक प्रमुख आपदा है जिससे प्रतिवर्ष अनेक व्यक्तियों व पशुओं की मृत्यु हो जाती है। यह झारखंड में ही सिर्फ मिलती है दोस्तों, ठीक है। यह जो आपदा है यह झारखंड की सर्व प्रमुख आपदा है। पूरे देश में जितना तड़ित से मृत्यु होता है उसका समझ लीजिए 80% 90% अकेले झारखंड में होता है, इसलिए यह झारखंड की सर्व प्रमुख आपदा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्षा
के दिनों में, वर्षा के दिनों में चमकती हुई बिजली अर्थात बजर का जमीन पर गिरना तड़ित या लाइटनिंग कहलाती है। राज्य के 9 जिले इस आपदा से ज़्यादा ग्रसित है। 9 जिले जो है इस आपदा से ज़्यादा ग्रसित है, उसमें से कुछ जो है वह सर्वप्रमुख है। तो जैसे लातेहार है, पलामू है, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची व गुमला, ये 7 जिले हैं, यह सर्वाधिक है। और 2 जिले जो है वह वहाँ पे इसका प्रकोप कम देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है। जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान है, जहाँ पे जो भी वीडियो वगैरह होता है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जो अब पे जैसे आप लोग जेपीएससी पास कीजिएगा तो यही वो संस्था है जहाँ से आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्तमान मतलब संस्थागत जो ट्रेनिंग है यहीं से स्टार्ट होता है, इसे स्काइपा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो आपदा वह है खनन दुर्घटना। खनन दुर्घटना के बारे में हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज का लगभग 40% का क्या है, भंडार संचित है। जितने भी खनिज भंडार पाए जाते हैं उसका 40% अकेले कहाँ है, झारखंड में है। खनिजों के खनन के समय में मानवकृत एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की आपदाएं उत्पन्न होती है। खनिजों का जब खनन किया जाता है तो वहाँ पे मानव जनित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है, दोनों रूप से आपदाएं देखने को मिलते हैं खदानों में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध कोयला खान कहाँ है, झरिया कोलफील्ड में 1880 के दशक से आग लगी हुई है, जिससे आसपास का पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। रामगढ़ खदान भी आग की समस्या से जूझ रहा है। अर्थात 1880 वाला डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी इम्पोर्टेंट है। तो मीन्स कि यहाँ पे देखा जाए तो 1880 से आग लगा हुआ है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और एक आपदा का रूप धारण कर ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा खनन क्षेत्र में मिट्टी के धंसाव हो जाने और जल जमाव के कारण भी जान माल की क्षति की संभावना बनी रहती है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, खदान में जो नीचे के वर्ग वाले कर्मचारी जो होते हैं वे लोग मेन ही खदान में काम करते हैं, और वे लोग जब खदान में काम करते रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मिट्टी धंस जाने के कारण खदान धंस जाता है, या कभी कभी बारिश होने के बाद जल का भराव हो जाता है, जल जम जाता है, जल भर जाता है, जिससे मजदूरों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इसे आपदा जैसी व्यवस्था में शामिल किया गया है या रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपदा जंगलों में आग लगना। अब जंगलों में आग लगना उसके बारे में हम लोग देखते हैं। गर्मी के दिनों में झारखंड में जंगलों की आग एक सामान्य बात है, परंतु वन संपदा के लिए यह सर्वाधिक खतरनाक है। अब यहाँ पे देखिए जंगलों में आग जो है हमारा क्या है, क्योंकि हमारे शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है, और शुष्क पतझड़ वन में जैसे ही गर्मी पड़ता है और हवा चलता है, और हवा चलने के दौरान जब डाली आपस में टकराते हैं तो उसी से आग निकलता है। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है, पर्यटक घूमने जाते हैं जंगलों में और कुछ खान पीन के बाद होता है क्या होता है, छोड़ देते हैं वहीं पे जलती हुई चिंगारी, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाता है। तीसरा जो है महुआ चुनने जाने के दौरान क्या होता है, वो लोग भी उजाला के लिए या देखने के लिए आग वगैरह जलाते हैं और उससे भी जंगलों में आग लगता है। इसी के बारे में आगे पूरा चर्चा किया गया है। जंगलों में आग लगने की समस्या का एक प्रमुख कारण महुआ तथा साल के बीज संग्रहण है, जिसमें मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में यह घटना घटती है। मार्च अप्रैल में जब महुआ का बीज चुना जाता है या फूल चुना जाता है तो उस वक्त ही यह घटना घटने की संभावना अधिक होती है। पर्यटन के कारण भी आग लगने की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग की समस्या है, जिसमें 9 जिले प्रभावित है। अब 9 जिले कौन सी प्रभावित है, एक लाइन से आप जो है ना झारखंड के मैप में सिंहभूम से शुरू होके एक लाइन से ऊपर तक चले जाइए, ठीक है, गढ़वा तक चले जाइए ऊपर से, तो आपको वो सारा क्षेत्र जो मिलेगा यही सारा क्षेत्र। जैसे अगर हम लोग झारखंड का ये डायग्राम बनाएंगे ना,
ठीक है, झारखंड का डायग्राम तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो यहाँ वाला क्षेत्र तक ये पूरा एक लाइन से ये आग लगने की संभावना यहाँ पे बनी रहती है और हाथियों का आक्रमण भी यही किनारे किनारे में होता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्षेत्र में देखिए कौन कौन सा है। यह मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी भाग की समस्या है जिसमें 9 जिले प्रभावित है। तो कौन सा है? गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है, सिमडेगा है, गुमला है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावा एवं हजारीबाग है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, सारा ऊपर वाला क्षेत्र ही हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आग लगने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इससे बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उसके स्थान पर नए वृक्ष को लगाना, अगर इससे बचना है तो ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जंगलों के अंदर फायर वॉच टावर स्टेशन स्थापित करके भी इससे बचा जा सकता है, इसमें जो हुआ उसको कमी लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जंगलों के अंदर सड़क मार्ग के द्वारा वन को विभाजित करके, मान लीजिए ये पूरा इलाका जंगल है, ठीक है, ये पूरा इलाका जंगल है। अब यहाँ पे पूरा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जंगल भरा हुआ है, ठीक है, पेड़ पौधा ऐसे करके सब तरफ भरा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर हम लोग क्या करें, ये बीच से इसको रास्ता बना दे, ऐसे भी बीच से रास्ता बना दे, तो यहाँ पे अगर आग लगा तो यहाँ पे ये रोड में जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। इस वाले इलाका में नहीं पहुँच सकता है, इसमें भी नहीं पहुँच सकता, इसमें भी नहीं पहुँच सकता। तो यह प्रवृत्ति अपना के हम लोग क्या करते हैं, इस जंगल के आग को रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाथियों का आक्रमण। हाथियों का आक्रमण को भी झारखंड में, क्योंकि झारखंड एक जंगल बहुल इलाका है, यहाँ पे झाड़ियों की प्रधानता देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे हाथियों का आक्रमण भी होता है। लेकिन विकास के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहा है। जंगल को काट के जो हाथियों का प्राकृतिक आवास है उसका नाश कर दे रहे हैं, जिससे हाथियाँ अपने प्राकृतिक वास के जुगाड़ में, अपने भोजन की तलाश में ग्रामीण इलाकों में क्या करते हैं, कूच कर रहे हैं। और इसे कूच करने में क्या होती है, जान माल की हानि हो रही है। तो इसी कारण से इसे आपदा का रूप माना गया है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। ये सही बात है कि राजकीय पशु है, तथा राज्य में इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। राज्य के पलामू, दुमका, सारंडा, हजारीबाग व दालमा आदि जंगलों में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। इन सारे जंगलों में हाथी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण ग्रामीणों द्वारा सुगंधित महुआ फूल का संग्रहण है, जिससे हाथी आकर्षित होकर आवासीय क्षेत्र की ओर चले आते हैं। साथ ही बांस के नवोदित कोपले भी हाथियों का मुख्य आहार है। ठीक है, जो नवोदित अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संधना कहते हैं। ठीक है, जैसे बांस का जो नया पौधा निकलता है ना, उसी को खाने के लिए हाथी क्या है, उसका सुगंध से आकर्षित होते हैं, और इसको हम लोग जो खाने के लिए अचार वगैरह हम लोग इसको बनाते हैं, संधना। ठीक है, संधना अचार, जो बांस का छोटा छोटा जो नया नया कली खिलता है उसी को हम लोग अचार के रूप में खाते हैं हम झारखंडी। और इसी की सुगंध को, इसी क्या है, हाथी भी बड़े चाव से खाते हैं, तो इसे ही लेने के लिए और महुआ का सुगंध से आकर्षित होकर ये हमारे इलाकों तक हाथियों का आगमन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं मानवीय गतिविधियों के कारण वनों के अत्यधिक कटाई होने से उनका प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है। नए घर, गांव एवं शहरों का फैलाव हुआ है। रेलवे लाइन, सड़क, माइंस बनने के कारण इनका प्राकृतिक वास खंडित हुआ है। इन्हीं सब कारणों से वास, जल एवं भोजन की तलाश में हाथियों का समूह जंगल से बाहर निकलते हैं और मानव बस्तियों पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, ये भोजन की तलाश में, मेन एक्चुअली इसका आक्रमण का इरादा नहीं होता, ये भोजन की तलाश में आते हैं और रास्ते में जो मिलता है उसे खदेड़ते हुए जाते हैं, तो उसी को हम लोग आक्रमण का नाम दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2005-06 से 2012-13 के बीच हाथियों के आक्रमण से कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है, 867 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वालों की औसत संख्या, देखिए प्रतिवर्ष 108 लोग केवल झारखंड से मरते हैं, जबकि पूरे भारत का औसत
300 व्यक्ति प्रतिवर्ष है। पूरे भारत में 300 व्यक्ति अगर हाथी से मर रहा है तो अकेले 108 झारखंड का योगदान है। मीन्स कि 50% से भी ज़्यादा योगदान झारखंड दे रहा है। सॉरी दोस्तों, 50% नहीं होगा, मतलब कि 50% के आसपास का लगभग हम लोग क्या है 150 में 50% होगा, लेकिन उससे थोड़ा कम, वही लगभग 40% के आसपास हम लोग का झारखंड अकेले योगदान दे रहा है हाथियों के प्रकोप से मरने वाले के लोगों में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से रांची, लातेहार, खूंटी, सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा व हजारीबाग आदि जिलों में देखने को मिलता है। हाथियों को भगाने के लिए आग का जलाना अर्थात मसाल जलाना, मिर्च का पाउडर, ठीक है, मिर्च का जो पाउडर हम लोग बना के उसी का गंध से ये लोग भागता है, ठीक है, फैलाना, ढोल और नगाड़े आदि पीट के भी हाथियों को क्या करता है, भगाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन। अब ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, अभी तक जो देखे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब शुरू हो रहा है और कन्फ्यूजन भी अब शुरू होगा। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब 25 दिसंबर 2005 से लागू किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब, तो 2005, याद रखना है। भारत में यह कब लागू हुआ, तो 25 दिसंबर 2005 से यह लागू हुआ। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय, याद रखिएगा, जहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात होगी, प्राधिकरण की, तो वहाँ पे उसका अध्यक्ष कौन हो जा रहा है, प्रधानमंत्री हो जा रहा है। एनडीएमए, ठीक है, एनडीएमए का अध्यक्ष कौन हो जा रहा है, प्रधानमंत्री, तथा मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए में कौन अध्यक्ष होता है, तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया, अर्थात डीडीएमए में कौन हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट इसका अध्यक्ष हो जाएगा। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और जिला में डीएम या डीसी, ठीक है, इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है प्राधिकरण का। चलिए अब प्राधिकरण का कब हुआ है, तो आगे हम लोग आगे भी देखते हैं पॉइंट। किसी भी आपदा से निपटने के लिए 3 चरण अपनाया जाता है, ठीक है, आपदा को रोका नहीं जा सकता है, सिर्फ इससे निपटने का मतलब इससे कम से कम हताहत हो, कम से कम क्षति हो, उसके लिए 3 चरण होते हैं। कौन कौन सा, आपदा पूर्व की व्यवस्था, मतलब कि आपदा आने से पहले क्या व्यवस्था कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आपदा के निवारण एवं बचाव के उपाय किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपदा के दौरान त्वरित व्यवस्था, आपदा जब आ चुकी होती है तो उस वक्त क्या त्वरित उपाय किया जाए। इस दौरान आपदा का स्तर एवं प्रकृति बताने हेतु चेतावनी तंत्र का प्रयोग होता है। साथ ही साथ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना एवं मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी, वस्त्र एवं चिकित्सा की आपूर्ति की जाती है। ये कब होता है, जब आपदा रनिंग पे होता है, मीन्स कि आपदा आया हुआ होता है, इस समय की ये व्यवस्था की जाती है। और तीसरा जो है आपदा के पश्चात की गई व्यवस्था, आपदा जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या व्यवस्था किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण, मीन्स के पुनर्वास, क्योंकि आपदा आया है तो लोग बहुत से बेघर हो गए तो उसको वास देना, उन लोगों को वास देना, और बहुत सारी क्षति हुई तो उसका पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है आपदा के पश्चात। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत संस्थागत ढांचा के विकास पर बल दिया गया है। कौन सा ढांचा, संस्थागत ढांचा के विकास पर बल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं आपदा प्रबंधन की संरचनात्मक इकाई कौन कौन सी है। तो पहला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा, ठीक है, धारा भी पूछ सकता है, अगर आपको क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड करना चाहे तो धारा भी पूछ सकता है। कौन सा धारा है, तो धारा 3 का 1 है,
के तहत 27 नवंबर 2006 को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 27 नवंबर 2006 को। किस अधिनियम के तहत? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। कौन सी धारा के अनुसार? तो धारा 3 का 1 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। जो आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? एनडीएमए के प्रधानमंत्री होते हैं। ये सभी प्रकार के आपदाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश, प्रशिक्षण और तैयारी गतिविधि को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संस्थागत ढांचा के अंतर्गत ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA। क्योंकि यहाँ पे अलग राज्यों का हम लोग को नहीं देखना है, क्योंकि झारखंड का देखना है, इसीलिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को हुआ है, याद रखना है, ठीक है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जहाँ प्राधि आएगा ना दोस्तों वहीं पे 10 होगा, और 10 में कब? 28 मई, ठीक है। अब आप लोग बताइए 28 दिसंबर 1885 को कौन सी संस्था का गठन हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे धारा 3(1) के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। अब राज्य वाला में देखिए अधिनियम तो वही 2005 ही रहेगा, लेकिन धारा कौन सा हो जा रहा है? 14(1) के आलोक में किया गया है। 14(1) धारा 14(1) के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। और इसकी शक्ति किसमें है? इसको गठन की शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा इसमें अधिकतम 9 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्यकारिणी समिति का बात हो रहा है, ठीक है। जो राज्य कार्यकारिणी समिति होगा, राज्य कार्यकारिणी मतलब कार्य करने वाले, तो कार्य कौन करता है दोस्तों? तो मुख्य सचिव ही सारा कार्य करता है, तो उसका अध्यक्ष इसीलिए मुख्य सचिव होता है। इस समिति का काम केंद्र व राज्य के प्राधिकरण के बीच में समन्वय स्थापित करना, मीन्स कि उन दोनों में क्या है? बातचीत स्थापित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है देखते हैं, यह विभिन्न संस्थाओं से धन जुटाती है। उस कौन कौन सी संस्था है? एक है भारत सरकार, दूसरा विश्व बैंक और तीसरा DFID है। तो इन तीनों से धन जुटाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य आपदा विभाग का गठन, प्राधिकरण का गठन 2010 में होता है, राज्य वाला झारखंड वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विभाग का है दोस्तों, विभाग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा के वजह से आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। राज्य आपदा विभाग का गठन, विभाग, तो विभाग कब गठन होता है? अक्टूबर 2004 में। अक्टूबर 2004 में झारखंड में आपदा विभाग का गठन किया गया, ठीक है। आपदा विभाग का गठन कब होता है? 2004 में। इसमें राहत कार्य के लिए धन की व्यवस्था राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष से की जाती है, राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष, और जिसमें धन संग्रह में 90% केंद्र सरकार का और 10% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। यहाँ बुक में 75 और 25 दिया हुआ है तो दोस्तों, ठीक है। तो जिसको अब करंट में क्या कर दिया गया है? 90 और 10 कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ के जाइएगा बुक में 75 और 25, और वहाँ पे गलत करके आइएगा, इसीलिए इसे सुधार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इकाई जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA जिला स्तर पर गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं। जिला स्तर पर कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होगा। इसका गठन धारा 25(1) के तहत किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय वाला का हम लोग धारा कितना देखे थे? धारा 3 का 1 देखे थे। राज्य वाला का क्या देखे थे? 14 का 1 देखे थे।
और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिला वाला का, तो 25 का 1 देखते हैं। अधिनियम कौन सा है? अधिनियम सब में 2005 ही है। इस तरह से आप लोग जोड़ के याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति जो है वह 2005 के आलोक में प्रशिक्षण कार्य हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के निर्देशानुसार राहत व बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF याद रखिएगा, छठा JPSC में क्वेश्चन पूछा था। NDRF का गठन कब होता है? 2006 में किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2006 में 8 बटालियन, कैठ बटालियन? 8 बटालियन का गठन। अब यह बटालियन कहाँ कहाँ से? तो BSF से, CRPF से, ITBP से और CISF से। इन चारों की 2-2 बटालियन को मिलाकर किया गया है। और प्रत्येक बटालियन में कितने जवान हैं? 1149 जवान कार्यरत है। ठीक है, 8 बटालियन, इन चारों का 2-2, तो जिससे 8 हो गया। और प्रत्येक बटालियन में कितना है? 1149 जवान हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रखंड आपदा प्रबंधन समिति। प्रखंड आपदा प्रबंधन समिति क्या होता है? तो इसका गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात BDO होता है। ठीक है, इसके अन्य सदस्य समाज कल्याण पदाधिकारी, दूसरा ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी, और तीसरा अग्निशमन सेवा के अधिकारी, और चौथा जो है NGO के प्रतिनिधि, और वरिष्ठ नागरिकों को भी सदस्य के रूप में प्रखंड आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। इसका गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है, जिसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। याद रखना है, मुखिया जो है इसका अध्यक्ष होता है। यहीं पे बोल देगा ग्रामीण स्तर पर कार्यकारिणी समिति का कौन होता है अध्यक्ष? तो पंचायत सचिव होता है। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष की बात हुई है तो मुखिया होगा। चलिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना दोस्तों विभाग 4 में, ठीक है, विभाग 4 में प्राधिकरण जो है वह 2005 में 6 में, और यहाँ पे योजना की बात हो रही है। ठीक है, वो प्राधिकरण हम लोग 10 में अपनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे योजना की बात हो रही है, तो योजना कब है? तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 2009 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई है? 2009 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC का गठन NDMA, EOC का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC का गठन NDMA अधिनियम 2005 के तहत राज्य के 24 जिलों में किया गया है। ठीक है, राज्य के 24 जिला में किया गया। राज्य स्तरीय सेंटर का निर्माण रांची में किया जाएगा। राज्य स्तरीय सेंटर का निर्माण, पूरे सेंटर, राज्य का पूरा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? रांची में। जिला स्तरीय सेंटर, अब जिला स्तरीय सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो सर्वप्रथम कहाँ बनाया जाएगा? धनबाद में, देवघर में और जमशेदपुर में। इन 3 जगहों पे जिला स्तरीय सेंटर बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झारखंड में 2007 से आपदा केंद्र का परिचालन, 2007 से, ठीक है, 2007 से आपदा केंद्र का परिचालन कौन कर रहा है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्काइपा रांची के द्वारा 2007 से किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। TNA ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस पायलट कार्यक्रम के तहत रांची एवं धनबाद जिला में TNA चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर JSAC, ये झारखंड सरकार की विशेषीकृत एजेंसी है। झारखंड सरकार की कौन सी एजेंसी है? विशेषीकृत एजेंसी है, जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
कि दूर संवेदी कार्टोग्राफी अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है। जो अंतरिक्ष से सूचना प्राप्त हो रही है उसी को क्या करती है, JSAC उपलब्ध कराती है सरकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र अर्थात सृजन, यह राज्य में आपदाओं की जानकारी और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के प्रमुख शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे सृजन वाला जो मामला आ गया, उसके बाद यहाँ पे सृजन से कौन कौन सा विशेषीकृत क्या है संस्था जुड़े हुए हैं उसका नाम आगे दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, यह सूखा के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहा है। भारतीय खनन संस्थान ISM जो धनबाद में है, यह खनन आपदा से संबंधित कार्यों पे ध्यान दे रहा है। BIT मेसरा, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह जो है यह क्या हो रहा है, भूकंप में योगदान दे रहा है। और JSAC बाढ़, सूखा व जंगलों में आग के प्रति क्या है, संवेदनशील है, मतलब काम कर रही है। और मेकोन जो है यह औद्योगिक आपदा से संबंधित कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा आपदा समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और अच्छे से एक बार में अगर समझ में न आए तो 2 बार इस वीडियो लेक्चर को स्पीड अप करके देखिए। 100% आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार। आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो इसे क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर को अपने सर्कल में शेयर भी करना है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।